नमस्कार, लाइव लूप में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी के 37 नए सांसद साथ बैठकर बैठक करेंगे, बोले पीएम मोदी। कहा विपक्ष पर अपने विचार थोपने की कोशिश ना करें। गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। 150 महिलाएं कर रही लाखों राष्ट्रीय ध्वज तैयार। 2027 के रण की तैयारी। उत्तराखंड में कमजोर बूथों को साधने पर मैदान में उतरे सीएम धामी। मंडल अध्यक्षों को लेंगे फीडबैक। यूपी परिवहन विभाग की लापरवाही से बिना फिटनेस दौड़ के हजारों वाहन, सीजी रिपोर्ट में खुलासा। यूपी में घटिया दवाई सप्लाई करने वाली कंपनी पर ब्लैकलिस्ट। यूपी एमसीएल ने एथनिक लाइफ इंश्योरेंस साइंस पर लगाया 3 साल का बैन। देश में बारिश का कहर, कहीं धीमी तो कहीं तेज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में आज बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छात्रों से संवाद करेंगे। मोहन भागवत मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से करेंगे संवाद। जेनजी और जेन अल्फा 2000 छात्रों से संवाद कार्यक्रम में 15 से 19 साल की उम्र के छात्र रहेंगे मौजूद। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन पर संवाद कार्यक्रम। जेनजी और जेन अल्फा से 2000 छात्रों से करेंगे संवाद। संवाद कार्यक्रम में 15 से 19 साल की उम्र के छात्र रहेंगे मौजूद। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन पर संवाद कार्यक्रम। दिल्ली आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छात्रों से करेंगे संवाद। मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से करेंगे संवाद। जेनजी और जेन अल्फा के 2000 छात्र करेंगे संवाद। संवाद कार्यक्रम में 15 से 19 साल की उम्र के छात्र रहेंगे मौजूद। जेनजी और जेन अल्फा संवाद। जेनजी और जेन अल्फा के 2000 छात्र करेंगे संवाद। संवाद कार्यक्रम में 15 से 19 साल की उम्र के छात्र रहेंगे मौजूद। इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, बताइए कि ये जो मोहन भागवत जेनजी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे, इस कार्यक्रम में क्या ऐसी बातें होंगी जिससे जेनजी और जेन अल्फा के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे? देखिए, जेन जी और जेन अल्फा का जिस तरह से देश के अलग अलग प्रदर्शन और उनके विचार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, उससे हर सामाजिक संगठन और सरकारें भी प्रभावित हो रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। और यहाँ जहाँ तक बात की जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भी एक सामाजिक संगठन है, उस पर जेन जे और जेन अल्फा का खासा असर पड़ा है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से एक खाका तैयार करके इस कार्यक्रम का जो आज आयोजन किया जा रहा है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं और इसमें मुंबई के करीब 2000 छात्रों को भी शामिल किया जा रहा है। और इसमें ये कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा और मद्देनजर कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से छात्रों के विचारों में बदलाव आया है, जो छात्र सोशल मीडिया पर मुखर होकर बोल रहे हैं, अपने रील्स बनाकर वायरल कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में कोई मंत्री हो या किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भी वो वायरल ट्वीट कर रहे हैं, वायरल मैसेज कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। तो इसी मद्देनजर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आगे अब कमान संभाली है
कि किस तरह से छात्रों से संवाद किया जाए, और खासकर ऐसे छात्र जिनकी उम्र 15 साल से 19 साल के बीच हो, जिन्हें आज के दौर में जेन जी और जेन अल्फा के नाम से कहा जा रहा है, जाना जा रहा है, और उसी नाम से उनकी पहचान हो रही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जब 2000 छात्रों से मुंबई में संवाद करेंगे तो वो जानने की कोशिश करेंगे और उनको बताने की भी प्रयास करेंगे कि आखिर बदलते हुए माहौल और बदलते हुए परिवेश में जो छात्रों के विचार बदल रहे हैं, जो छात्रों के अंदर सवाल उठाने, सवाल पूछने और सवाल का जवाब मांगने के जो टेंडेंसी पैदा हो रही है, उस पर वो संवाद करेंगे, छात्रों के विचार जानेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन छात्रों के जरिए पूरे देश और दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश करेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जेन जी और जेन अल्फा से संवाद कर वो मैसेज देना चाहती है कि बदलते परिवेश और माहौल में छात्रों के जो विचार आजकल सामने आ रहे हैं, उनको किस तरह से सकारात्मक दिशा में डाइवर्ट किया जाए, जो निगेटिव दिशा में जा रहे हैं उधर रोका जाए और इनको मोटिवेट किया जाए कि देश, सरकार और राष्ट्र के लिए इसको पॉजिटिव दिशा में इन विचारों को लगाया जाए। जो ऊर्जा है छात्रों की उन 15 से 19 साल के, जिनको जेन जी और जेन अल्फा के नाम से आज कहा जा रहा है, उनको एक सकारात्मक दिशा में डाइवर्ट किया जाए। इसे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम को आयोजन करने की मंशा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जो संवाद करेंगे, उसका कहा जा सकता है मेन मुद्दा यही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाद कार्यक्रम में 15 से 19 साल की उम्र के छात्र रहेंगे मौजूद। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र महुली गांव में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक सदस्य सुरक्षित बचाकर बाहर निकाल लिया गया है। वे घायल है, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर प्रतापगढ़ के मोहाली गांव में गुरुवार तड़के करीब 2 बजे लगातार बारिश के दौरान प्रमोद श्रीवास्तव का करीब 100 वर्ष पुराना जर्जर मकान ढह गया। उस समय परिवार के सदस्य एसी चलाने के कारण ही कमरे में सो रहे थे। अचानक छत गिरने से पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया। परिवार के सदस्य उसमें दब गए। ग्रामीणों की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटों तक चलते राहत अभियान के बाद सभी को मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां चिकित्सक प्रमोद श्रीवास्तव 60 वर्ष ने उनकी पत्नी रीता 55 वर्ष, पुत्री नितिन 25 वर्ष और बहू मधु 23 वर्ष, 1 वर्षीय माधव और 10 माह के आदित्य को मृत घोषित कर दिया है। परिवार का दूसरा पुत्र अमन श्रीवास्तव सुरक्षित बच गया है, जबकि अन्य घायल का उपचार जारी है। क्षेत्राधिकारी सिटी आशुतोष मिश्रा के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मकान अत्यधिक जर्जर होने और लगातार बारिश होने के कारण छत पर पानी भर जाने से यह हादसा हो गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद मोहाली समेत पूरे प्रतापगढ़ में शोक का माहौल है। तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सब सर लोग आए। सर हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे। ये कुछ 1:30 बजे देखे हैं हम। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता महफूज हसन जी जुड़ चुके हैं।
महफूज हसन जी, ये बताइए कि जो वहां पर मकान गिरा, 100 वर्षीय पुराना मकान था, उसमें किस तरीके से मकान के ढहने के बाद राहत और बचाव कार्यों को शुरू किया गया? नगर कोतवाली क्षेत्र का है ये। करीब जो है 100 वर्ष पुराना मकान था, प्रमोद श्रीवास्तव का मकान है। इसमें ये अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। आपको बता दें, कल रात में करीब 2 बजे की घटना सामने आई है कि रात में 2 बजे बारिश ज्यादा होने की वजह से ऊपर की जो छत नीचे गिरने की वजह से करीब इसमें 7 लोग दब गए थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं एक अमन श्रीवास्तव जो घायल है, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी आपको बता दें, जब 2 बजे रात में घटना होती है तो अमन जो है ऊपरी हिस्से में रहता है, बाकी सब लोग मलबे के नीचे दबे रहते हैं। अमन जैसे ही वो अपने आप को निकालने का प्रयास करता है, ऐसे तैसे करके अपने आप को बाहर निकालता है। उसके बाद वो अपने परिजनों को निकालने का प्रयास करता है, वो नहीं निकलते, काफी नीचे रहते हैं। तो वह चिल्लाता है और अपने पड़ोसियों को बुलाता है। उसके बाद पुलिस आती है और फायर ब्रिगेड आती है। सभी को निकाला जाता है, निकाल के जिला मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सभी के शवों का पंचनामा भरकर पंचनामा होने के बाद उनके बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है, पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। आपको बता दें, डीएम और एसपी मौके पर जायजा किए, वहां पर गए, पूरी तरह से वहां पर जांच पड़ताल की और उन्होंने पूरी तरह से परिजनों को जो भी प्रशासनिक सहायता है दिलाने की बात कही है। फिलहाल अभी जो है जांच चल रही है। पूरा मामला अभी तक जो निकल के आया है यही आया है कि छत पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से भरभरा के छत गिर गई। जी जी, तो अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? जी, जहां अमन श्रीवास्तव की बात की जाए तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें काफी जो भी चोटें आई हैं, धूल चोटें आई हैं, उनका कहीं पे खुला नहीं है या ना पैर हाथ कहीं पे टूटने की बात आई है सामने। वो ठीक है, बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने परिजनों को निकालने का प्रयास किया और नहीं निकाल पाए। उसके बाद परिवार वाले आए और जो गांव के लोग हैं वो आए, उन्होंने जो है पूरी तरह से सबको निकाला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो, अभी तक जो बात की जाए, राजनेता है, जो कर्मचारी, जो राजनेता है, जो जनप्रतिनिधि है, अभी तक वो मुनासिब नहीं समझे हैं जो जिम्मेदार है। ऐसे ही बहुत सारे जो मकान है, दुकान है, वो जर्जर अवस्था में है। लोग नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं कि साहब हमारा मकान जर्जर है, ध्वस्तीकरण का आदेश हो जाए, या कुछ लोग कब्जे के लिए बैठे हुए हैं। आखिर कब प्रशासन इस चीज पर जागेगा और कब इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे विराम लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज हसन जी, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। प्रतापगढ़ में ये जो हादसा हुआ है, इस पर योगी ने पूरे तरीके से संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि शोकाकुल परिजन जो प्रत्येक शोक संवेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ में हुए हादसे पर संज्ञान लिया जाएगा और लोगों से शोक व्यक्त किया है। शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रतापगढ़ में हुए हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोकाकुल परिजनों पर प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। प्रतापगढ़ में हुए हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। प्रतापगढ़ में हुए हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। प्रतापगढ़ में हुआ हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। प्रतापगढ़ में हुए हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अब सीधा लखनऊ चलते हैं और जानते हैं कि सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। उस कलंक को मिटा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में देश के अंदर विमुक्त जाति इन्हें घोषित किया।
याद करिए, अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब क्यों घोषित किया था? इसलिए क्योंकि इन जातियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। भारत की आजादी के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन जातियों को आपराधिक श्रेणी में रख करके क्रिमिनल ट्राइब के रूप में उन्होंने 1871 में इन्हें अधिसूचित कर दिया था। 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर अंग्रेजों की चूलों को हिला दिया था। उन्हें लगने लग गया था कि अब बहुत दिनों तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने उसके लिए उस समय जैसे ही स्वातंत्र समर पर थोड़ी नियंत्रण करने में वे सफल हुए, उसको विफल करने में वे सफल हुए, तो उन्होंने इसके बाद जो रणनीति अपनाई, उन जातियों को चिन्हित करना प्रारंभ किया जो लगातार इस मुहिम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन रहे थे। और तब 1871 में उन्होंने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 बनाया, उसमें उन जातियों को शामिल किया जिससे उनके साथ एक कलंक लग जाए और वे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने की स्थिति में न हो। लेकिन याद रखना, सत्य सत्य होता है। अगर सोना मिट्टी में मिल जाए तो वह उसका सोनापन खराब नहीं होता। अगर कुछ देर के लिए सूर्य के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य की उष्मा के सामने बहुत देर तक बादल ठहर नहीं पाते। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को तो समाप्त किया और विमुक्त जाति के रूप में इन जातियों को सम्मान दिया। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो इन विमुक्त जाति के रूप में आज भी समाज के बीच में काम कर रही हैं। लेकिन इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। पहली बार 2014 में, आजादी के बाद पहली बार 14 में मोदी जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। उन्होंने पूरे देश भर के लिए कार्य किया। और जब गत वर्ष मैं घुमंतु जाति के सम्मेलन में आया था, उस समय मेरे पास जब आप लोगों ने मांग रखी थी, तब मैंने उस समय घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर घुमंतु जाति बोर्ड का गठन करेंगे। अब बोर्ड के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार पिछले 9-9.25 वर्ष से यूपी के अंदर भी काम कर रही है। बहुत सारी जातियां आप में से ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। याद करिए, बार उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। हजारों की संख्या में वे लोग आज समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। मुसहर
कोई पुरसा हाल नहीं था। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का काम किया। थारू हो, गौड़ हो, चेरो हो, बुक्सा हो, कोल है, सहरिया है, जितनी भी जातियां हैं इन सभी को हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इन्हें शासन की योजनाओं से आच्छादित किया। उनके राशन कार्ड बनाए, जिनके पास जमीन नहीं जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाए, जिनके पास आवास नहीं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया गया। आयुष्मान भारत का कार्ड दिलाया गया, बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, पेंशन की सुविधा से आच्छादित करने का कार्य, वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, इन सभी पेंशन से भी उन्हें आच्छादित करने का काम किया गया। ये सभी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं, जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है, चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप सोचो, इससे पहले क्या कोई सोचता था कि निषाद राज गुहा का ये भव्य प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में लगेगी? भगवान राम के साथ गले मिलते हुए निषाद राज की भव्य प्रतिमा आज आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रृंगवेरपुर के टीले के ऊपर दिखाई देती है। कितना भव्य तस्वीर है। कोई सोचता था महाराज सुहेल देव की विजय स्मारक बहराइच में बनेगा? आज वो बन करके तैयार हो चुका है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के अंदर ट्राइबल म्यूजियम बनेगा? आज वो बन गया है। बलरामपुर में, मिलिया कोडर में भी बन गया है, और हम मिर्जापुर सोनभद्र में भी उसकी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई सोचता था इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बनेंगे? आज आजमगढ़ का विश्वविद्यालय महाराज सुहेल देव के नाम पर। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। खबरों में आपका पुनः स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में बारिश के नुकसान पर सीएम ने कहा है कि 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश हैं। अधिकारी फील्ड में उतरकर पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। सीएम आकाशीय बिजली गिरने से घर में और बाहर निकलने में सावधानी बरते। सीएम कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आगरा, अलीगढ़, अमेठी, औरैया, अयोध्या में ऑरेंज अलर्ट। बागपत, बांदा, बाराबंकी, भदोई, बुलंदशहर में भी ऑरेंज अलर्ट। चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद में ऑरेंज अलर्ट। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हमीरपुर और हापुड़ में भी ऑरेंज अलर्ट।
अलीगढ़, अमेठी, औरैया, अयोध्या में ऑरेंज अलर्ट। बागपत, बांदा, बाराबंकी, भदोही, बुलंदशहर में ऑरेंज अलर्ट। यूपी में बारिश के नुकसान पर सीएम का एक्शन। में ऑरेंज अलर्ट। बागपत, बांदा, बाराबंकी, भदोही, बुलंदशहर में ऑरेंज अलर्ट। आगरा, अलीगढ़, अमेठी, औरैया, अयोध्या में ऑरेंज अलर्ट। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के चलते दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी कमाने का गहरा संकट सामने आ रहा है। बारिश के आसार अब क्षेत्र की नदियों में भी साफ दिखाई देने लगे हैं, जहां जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से प्रशासन ने सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। संभावित आपदा की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। नदियों में भी दिखने लगा है भारी बारिश का असर। आपदा प्रबंधन रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर गुणवत्ता में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गुदौलिया ने आरोप लगाया है कि गुजरात मॉडल लागू होने के बाद से राज्यों में विकास कार्यों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उन्होंने नंद की पुलिस चौकी के पास बने पुल सहित कई निर्माण कार्यों का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। गुदौलिया का कहना है कि प्रदेश की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और कई योजनाएं उनकी मिसाल हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार उत्तराखंड के बजाय गुजरात के लोगों के हित में ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से लेकर कार्यों के संचालन तक गुजरात में लोगों को प्रभाव दिखता है। कांग्रेस का दावा है कि इसका सीधा असर प्रदेश के विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। इसी संदर्भ में गणेश गुदौलिया के तंज कसते हुए कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की कोई भी फिलहाल आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब से गुजरात मॉडल लागू किया गया उत्तराखंड में, तब से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का तो कोई भूलना ही नहीं। मौजूदा जो नंदा की चौकी में पुल गिरा, उसमें भाजपा के नेता, ठेकेदार वही और भाजपा की सरकार, सब जब वही है तो सैया भय कोतवाल तो डर जाएगा। जब ऊपर से नीचे तक सब वही है तो फिर यही होना है कि हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में बसपा के बलिया के रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आवास पर रखा गया है। इसी दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आवास पहुंचकर उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिव्यांगत विधायक को पार्टी का कर्मठ, ईमानदार और निष्ठावान नेता बताते हुए उनके निधन को अपूर्णित क्षति बताया है। मायावती ने शोककुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरी तरह बहुजन समाजवादी पार्टी का परिवार उनके साथ खड़ा है। उमाशंकर सिंह के निधन पर बसपा की क्षति का पार्थिव शरीर को घर पर रखा गया। बसपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को दी अंतिम श्रद्धांजलि। उमाशंकर सिंह के निधन से बसपा में शोक की लहर। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि। उमाशंकर सिंह के निधन से बसपा में शोक की लहर। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, ये बताइए कि जो आवास पर उमाशंकर सिंह जी के लोग जा रहे हैं, अभी जो है बसपा सुप्रीमो मायावती गई हैं, और कौन कौन से जो है पदाधिकारी और बसपा के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर जा रहे हैं? अभी बता दें आपको कि उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक से, बलिया की रसड़ा सीट से विधायक से 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली थी, जिसमें उमाशंकर सिंह की थी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो काफी लंबे समय से उमाशंकर सिंह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लगातार उनका इलाज चल रहा था, यहाँ से लेकर के बिजनेस का जो इलाज था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आखिरकार मरीज में हार गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में आज तो जो है वो संवेदनाएं होने लगी और कहीं ना कहीं जो बसपा मायावती थे उन्होंने जैसे ही जानकारी दी उनकी मृत्यु की, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जो है उमाशंकर सिंह के शादियों की सराहना की। साथ सुबह उनके आवास से जाकर के अंतिम दर्शन किए। साथ ही साथ कहा है कि वो पूरी तरीके से उनकी पार्टी है जो है उमाशंकर सिंह के परिवार के साथ खड़ी हुई है और जरूरत पड़ने पर जो परिवार चाहेगा राजनीति में आगे उनका सहयोग किया जाएगा। निश्चित तौर पर बताते हैं आपको, उमाशंकर सिंह जो है वो सरकार में मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, उनके समधी है। दिनेश प्रताप सिंह की बेटी उमाशंकर सिंह के बेटे को रिहाई है। निश्चित तौर पर इससे चलते कहीं ना कहीं उमाशंकर सिंह की जो पकड़ थी उस राजनीति में हर जगह थी। निश्चित तौर पर ऐसा माना था कि उमाशंकर सिंह ऐसे विधायक है जिन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा का जो चुनाव था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और इसके बावजूद भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इससे करीबी रिश्ते बसपा सुप्रीमो से जो उमाशंकर सिंह के थे। जो लोग रसड़ा के रहने वाले उनका कहना है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, उनके घर के सदस्य थे। तमाम बार ऐसा देखा गया कि गरीब जो तबके के लोग तो होते थे, उनके परिवार की जब बेटे की शादी हुई तो उमाशंकर सिंह पूरा खर्च जो वहन करते थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उमाशंकर सिंह की मृत्यु से रसड़ा विधानसभा बलिया में काफी शोक है, साथ ही साथ राजनीतिक गलियारे में बहुत शोक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि। उमाशंकर सिंह के निधन पे बसपा में शोक की लहर।
मुरैना जिले के जौरा स्थित परागा डैम में एक बार फिर सुरक्षा इंतजामात की कमी और लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। ग्वालियर से आए 6 दोस्तों का पिकनिक प्लान उस वक्त मातम में बदल गया जब नहर के दौरान तेज बहाव में बहकर एक युवक डूबने लगा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 युवक डैम में उतरे थे, लेकिन गहराई और बहाव का अंदाजा न होने के कारण पानी में डूबे 4 दोस्तों को किसी तरह स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन त्रिलोक पानी में बीच फंसकर लापता हो गया। दोस्तों की आंखों के सामने इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच करने की डैम में डूबा युवक एसडीआरएफ ने निकाला। मुरैना के परागा डैम पर हुआ हादसा। डैम में डूबा एक युवक, एसडीआरएफ ने निकाला शव। मुरैना के परागा डैम पर हुआ हादसा। डैम में डूबा युवक, एसडीआरएफ ने निकाला। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, बताइए कि क्या कुछ ये घटना हुई जिसमें ये जो युवक थे ये पानी में डूब गए और जो लोगों को बाहर निकाला गया है उनका क्या कहना है कि किस तरीके से ये घटना हुई, शुरुआत कैसे हुई? जी बिल्कुल बता दूं, ये मुरैना के मुरैना में जो जौरा पड़ता है वहाँ पे एक पगारा डैम की ये घटना है, जहाँ पे ग्वालियर से 6 दोस्त घूमने के लिए आए थे, जो पिकनिक मनाने के लिए। उसमें से 5 लोग जो है नदी में नहाने के लिए उतरे, तो एक तेज बहाव के कारण एक जो युवक था वो पानी में बह गया, जबकि 4 लोगों को जो वहाँ के ग्रामीण थे उन्होंने कैसे भी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाल लिया था, लेकिन एक जो युवक था वो पानी में बह गया था। उसके बाद उस युवक की जान चली गई, जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं। और उसके बाद पिकनिक पर उसके पुलिस ने वहाँ पर मामला दर्ज करके कायम करके पीएम के लिए भेज दिया है और उसके वहाँ की जांच चालू थी। जी, और जो मतलब जो युवक बाहर आ गए हैं बाहर, अभी उनकी क्या हालत है, क्या स्थिति है उनकी? ठीक है, क्योंकि उन्हें जो पहुंचे थे ग्रामीण, उन्होंने क्या कहते हैं ज्यादा आगे बहाव तेज था वहां तक नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने मशक्कत के बाद उनको निकाल लिया है। तो ऐसी चोट किसी को नहीं आई है और ना डूबने जैसी कोई ऐसी स्थिति बनी थी। लेकिन जो एक युवक उनके साथ, उनका एक मित्र था, जो कि वो उनके साथ आगे तेज बहाव पानी जो था उसे एकदम तेज बहाव के कारण आगे की तरफ चला गया, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने काफी कोशिश भी की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम जी। अगली खबर लश्कर से है, जहां झमाझम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बालावाली गंगा खतरे के निशान से करीब जलगमन, किसानों में हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि जलमय हो गई है और प्रशासन ने गंगा किनारे पर न जाने की अपील की है। बारिश को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लखनऊ पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी, अगली बार समय से पहले प्रक्रिया शुरू। एचसी कार्यालय में समाप्त होने से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। समय से चुनाव कराना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज राज्य सरकार से मांगने को कहा है और मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
समय से चुनाव कराना आवश्यक। कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। समय से चुनाव कराना आवश्यक। कोर्ट ने सभी दस्तावेज राजस्व सरकार से मांगे। मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी। अगली बार समय से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी। अगली बार समय से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। समय से चुनाव कराना आवश्यक। कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। समय से पहले चुनाव कराना आवश्यक। कोर्ट ने सभी दस्तावेज राज्य सरकार से मांगे। मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। अगली बार समय से पहले प्रक्रिया शुरू होगी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। सत्याग्रह धरना 12वें दिन तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और चौथे दिन भी जारी रहा। भारी बारिश के बीच छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की घोषणा की है। आंदोलन के दौरान इनोवेटर सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत कर स्वास्थ्य और आंदोलन की जानकारी ली। आंदोलनकारियों के अनुसार उनके आग्रह पर महतो ने जल ग्रहण किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बबलू लाल की धारणा है कि धरना स्थल पर पहुंचे, आंदोलन को समर्थन किया और छात्रों से मांग पत्र प्राप्त किया। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कथित गड़बड़बाजियों और निष्पक्षता में जांच नहीं की गई है। उनका कहना है कि जब तक जांच और ठोस कार्रवाई नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकार छात्रों की मांग को न्याय संगत नहीं मानती है तो अब तक शिष्ट तथा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। यदि आरोप निराधार है तो स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों, और यदि आरोपों में दम है तो युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले में जवाबदेही कब तक होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सिकंदर शर्मा जुड़ चुके हैं। सिकंदर जी, ये बताइए कि जो ये धरना चल रहा है और जिस तरीके से छात्रों की मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं जो आगे के लिए वो कर रहे हैं और इस वक्त किस तरीके से जो प्रदर्शन का रुख है वो आगे बढ़ रहा है। जी, आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। सत्याग्रह धरना 12वें दिन तथा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। भारी बारिश के कारण भी छात्रों के तिरंगा यात्रा निकालते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
और जिस तरीके से सिकंदर जी आंदोलन चल रहा है, क्या मांगे हैं, मतलब आगे ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है, ये किस तरफ रुख करेगा, क्या जो है वहाँ के छात्रों के विचार हैं आगे के लिए? 10 अगस्त को आंदोलन के दौरान इन्वेस्टिगेशन सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत कर स्वास्थ्य और आंदोलन की जानकारी दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिकंदर जी। लखनऊ डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता का निधन, हरिकिशन मित्तल का बुधवार देर रात निधन। राजधानी के आशियाना क्षेत्र में रहते थे हरिकिशन। आवास पर कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। विधायक राजेश्वर सिंह ने आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। हरिशंकर मित्तल मेरठ के मूल निवासी थे, लखनऊ में आशियाना क्षेत्र में रहते थे और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता के पद पर रिटायर हुए थे। राजधानी में आशियाना क्षेत्र में रहते थे हरिकिशन। आवास पर कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। विधायक राजेश्वर सिंह ने आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। हरिशंकर मित्तल मेरठ के मूल निवासी थे। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रहते थे। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता के पद से थे रिटायर। डीजीपी राजीव कृष्ण के पिता का निधन। हरिकिशन मित्तल का बुधवार देर रात निधन। राजधानी के आशियाना क्षेत्र में रहते थे हरिकिशन। आवास पर कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। बिहार के गया जिले में शेरघाटी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ड्यूटी समाप्त कर अपने घर लौट रहे शेरघाटी स्थान के चौकीदार शिव कुमार यादव का अपराधी ने चाकू से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला करके उनकी हत्या कर दी है। इस मामले में चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी है और घटना के संबंध में घायल चौकीदार शिव कुमार यादव ने बताया है कि वे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद सुरक्षित घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते के गांव में एक युवक चंदन सिंह ने उन पर अचानक घेर लिया और किसी पुरानी रंजिश के बिना उन पर चाकू से कई बार वार किया। पीड़ित के अनुसार आरोपी चंदन सिंह एक अपराधी किस्म का युवक है और उससे उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। घटना के बाद लहूलुहान अवस्था में चौकीदार वहीं गिर पड़े और शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और परिजनों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए घायल चौकीदार को इलाज के लिए शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। इसी घटना के लिए के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और इलाके के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो छत पर थे, सब खड़ थे, देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। देवी मारा तो दीदी हम उनको देखे कि आ रहे हैं और इतना ही नहीं पानी टंकी पिन पहुंचे। बस का तो होती है था कि किधर से जा रहा था और इनको का तो छेक लिया और छेक के बाद गाड़ी तेल दिया, कहा कि आप मारे लगा। क्या चीज से मारा है? छुरा से सर, छुरा होती है का तो फेंक दिया है। कौन सा जगह? पानी टंकी होती है, उसको नाम है फिटकी कहते हैं। अच्छा, फिटकी बोलते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 3 सदस्यता बेंच गठन पर रोक। चेयरमैन के 3 और 8 जुलाई के आदेशों पर अंतिम रोक। सरकार और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 1 सप्ताह में जवाब तलब। 25 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। सर्किट बेंच ने संचालन पर 24 घंटे के आदेश के निर्देश। लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 3 सदस्यीय बेंच गठन पर रोक। चेयरमैन के 3 से 8 जुलाई के आदेश पर अंतिम रोक। सरकार और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में से 1 सप्ताह में। चेयरमैन के 3 से 8 जुलाई के आदेश पर अंतिम रोक।
सरकार और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1 सप्ताह में जवाब तलब। 25 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर जारी, ट्रक ने सड़क किनारे बैठे पशु को मारी टक्कर, 6 पशुओं की हुई मौत, 3 पशु घायल। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग लगाकर देर रात सेक्टर 8 में हुई घटना। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस कर रही है जांच। 6 पशुओं की मौत, 3 पशु घायल। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई। 6 पशुओं की मौत, 3 पशु घायल। अगली खबर हरदोई से है। भगवान भरोसे सहायक चकबंदी कार्यालय में समय से नहीं बैठ रहे कर्मचारी, सीएम योगी के निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे चकबंदी अधिकारी। कार्यालय में समय पर किसानों से अधिकारियों की नहीं होती है मुलाकात, दूर दराज से आने वाले किसानों को हो रही परेशानी। कार्यालय परिसर का शौचालय भी कंटहर में हुआ तब्दील और सराजपुर तहसील में परिसर में सहायक चकबंदी कार्यालय का मामला। कार्यालय में समय पर किसानों से नहीं मिलते अधिकारी, दूर दराज से आने वाले किसानों को हो रही है परेशानी। कार्यालय परिसर का शौचालय भी कंटहर में हुआ तब्दील। सराजपुर तहसील परिसर में सहायक चकबंदी कार्यालय का मामला। भगवान भरोसे सहायक चकबंदी कार्यालय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का